अब हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर्स को जोड़ने का दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, ये लॉ ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये लॉ क्या है बेटा? ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, लेकिन इसको लगाना कन्वीनियंट है उस लॉ के ट्रायंगल लॉ से ज्यादा। कैसे? पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर represented by two consecutive sides of a parallelogram. Consecutive sides of a parallelogram. Which are को-इनिशियल, मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें। विच आर को-इनिशियल, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल of the parallelogram which is co-initial to two vectors, two given vectors, which is co-initial to two given vectors। मतलब दोनों वेक्टर और डायगोनल एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए। देखिए, आपकी बुक में कोई इनिशियल वेक्टर का जिक्र तक नहीं है, लेकिन अगर आप कोई इनिशियल वेक्टर के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर ये लॉ आपको कैसे समझ में आएगा? इसलिए हमने कोई इनिशियल वेक्टर आपको अलग से बनाया, विच इज को इनिशियल टू टू गिवन वेक्टर्स। अब इसको देखिए, टू गिवन वेक्टर्स, ये इसका प्रूव इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल मेथड से इसका प्रूफ, इसके ऊपर लगाए गए न्यूमेरिकल्स, इससे डायरेक्शन की कैलकुलेशन, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी वीडियो इस पे डेडिकेटेड है। हो सकता है इस पर एक वीडियो हमको और भी बनानी पड़ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बनानी पड़ी तो बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये दो वेक्टर हैं। एक का नाम आपने रखा पी वेक्टर, एक का नाम आपने रखा क्यू वेक्टर। ठीक, और ये ओरिजिन है, मान लीजिए इसे ए पॉइंट मान लीजिए, इसे बी पॉइंट मान लीजिए। ये दो वेक्टर हो गए। ठीक, अभी तो फिलहाल ये कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ दो वेक्टर्स हैं जो को-इनिशियल है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर एक वेक्टर के पैरेलल उतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर खींच दिया जाए, तो जैसे ये पी है, इसको पी दो, जैसे ये पी है और जैसे ये Q है, तो ये भी वेक्टर Q ही होगा। और ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर आपका P वेक्टर हो जाएगा। इसे आपने ए पॉइंट का, इसे आप सी कहते हैं। ठीक, तो अब इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है कि two vectors are represented by two consecutive sides of the triangle, तो दो consecutive sides तो ये हो गई, which are co-initial, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रही हैं। इनका तो पैरेललोग्राम के दो डायगोनल में से कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा? जो इन दोनों के को-इनिशियल हो, यानी ये डायगोनल नहीं, ये वाला डायगोनल। अब एक चीज और क्लियर होती है यहाँ, वो क्या कि देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों? जैसे कि आप लिख सकते हैं इसका भी रिजल्टेंट आर। आर क्या है भाई? रिजल्टेंट।
आर क्या है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q। इसको आप क्या लिखेंगे? वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो आया तो सेम रिजल्ट, लेकिन अब क्या है? अब आपको जिन दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट देखना है, वो दोनों वेक्टर आपके कहां होंगे? वो दोनों वेक्टर आपके कहां होंगे? वो दोनों वेक्टर आपके कहां होंगे? वो होंगे कोइनिशियल। कहां होंगे बेटा? कोइनिशियल वेक्टर्स होंगे। अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप। मैं वीडियो को पॉज कर आप नोट कर लें इसको। अब मैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक व्हाइट बोर्ड में वो पूरा निपट जाए, इसलिए मैं इसे यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। एनालिटिकल मेथड देखिए इसका, यानी एल्जेब्रिकली आप कैसे वेक्टर को तोड़कर उसका रिजल्टेंट पता करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसके लिए फिर हम वही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, एनालिटिकल मेथड। ये आपका एनालिटिकल मेथड है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक काम करिए, पैरेललोग्राम बनाइए ऐसे। बना दिया आपने साहब। इसको आपने O कहा है, इसको A कहा है, इसको B कहा है, इसको C कहा है, और ये आपका डायगोनल है जो रिजल्टेंट है। तो इस वेक्टर की लेंथ आपने P मानी है, इस वेक्टर की लेंथ आप Q मान रहे हैं, और ये जो आपका रिजल्टेंट है ये R है। ठीक। अब देखो हमने कोई वेक्टर का साइन इस डायग्राम में नहीं लगाया है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना होगा। इसके लिए हम यहां से इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सपोज कीजिए आपका ये एंगल थीटा है, लेट एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा मान लिया आपने। अब इसको आप D पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ADC में अगर आप लिखे cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AD अपॉन AC। इट इम्प्लाइड दैट AD इज इक्वल टू AC cos थीटा, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया Q cos थीटा, ठीक। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो? साइन थीटा की वैल्यू होगी CD अपॉन AC, CD अपॉन AC, ठीक। इट इम्प्लाइड दैट CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा। ये क्या हो गया? Q साइन थीटा, ठीक। तो ये वाली साइड आ गई Q साइन थीटा, और ये वाली साइड आ गई, सॉरी ये वाली साइड आ गई Q cos थीटा, और ये वाली साइड आ गई Q साइन थीटा, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, ODC, इस ट्राइंगल के अंदर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो डायगोनल का स्क्वायर यानी OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है। OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो OD की जगह पर OA प्लस AD लिख दीजिए, OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस BC, ठीक। अच्छा, अब इसको ओपन कीजिए,
तो ये हो गया OA² प्लस AD² प्लस ट्वाइस ऑफ OA AD प्लस DC²। कृपया बीच में इंटू लगाने की गलती ना करें, यहाँ इंटू का बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके अंदर OC² की वैल्यू रख दीजिए, R² हो गई, OA² यानी P² हो गया, AD की वैल्यू देखो ये निकाली है, Q cos थीटा यानी Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OA की वैल्यू P और Q की वैल्यू Q cos थीटा, और DC की भी वैल्यू निकाली है, CD या DC बात एक ही हुई, इसे हम क्या कहेंगे, Q sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया P² प्लस Q² cos² थीटा, प्लस अब ये देखो Q² sin² थीटा इसके बगल में लिख लो, और प्लस 2PQ cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो बेटा Q² कॉमन आएगा, Q² कॉमन ले लो, ये हो गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और ज्यादा दिन तो तुम्हें हुआ नहीं टेक्नोमेट्री छोड़े हुए, PQ cos थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 लिख दीजिए साहब। R² की वैल्यू क्या हो गई, P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। क्या यही रिजल्ट आपको ट्रायंगल लॉ में मिला था, कहिए हाँ सर बिल्कुल यही रिजल्ट मिला था, लेकिन इसके अंदर फायदा क्या है कि हमारा ये थीटा यहां पर है, इंक्लाइन पर है, यहां वाला थीटा नहीं है। ट्रायंगल में हमें ये थीटा यहां लेना पड़ा था, लेकिन इसमें आपको पहले से ही पता रहेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी अंडर द रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर हम 3 केस कंसीडर करेंगे। केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q, हम ऐसे लिखते यार, P पैरेलल टू Q, मतलब या तो ये होगा या फिर ये भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है, ठीक। तब रिजल्टेंट क्या होगा देखो, तब इस वैल्यू रखा जाए, R इज इक्वल टू अंडर द रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यहां 1 हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया P² प्लस Q² प्लस 2PQ, तो A² प्लस B² प्लस 2AB, दैट इज P प्लस Q का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट, ये हो गया P प्लस Q। ले भैया, इसे कहते हैं मैक्सिमम। दो वेक्टर का इफेक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों किसी ऑब्जेक्ट पर पैरेलल काम करें या एक ही लाइन में एक के पीछे एक काम करें। मिसाल के तौर पर आप धक्का दे रहे हैं अकेले किसी हैवी ऑब्जेक्ट को, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपने वहीं अपने एक फ्रेंड को बुला लिया और कहा भैया मेरी थोड़ी मदद कर दो, उसने भी अपना हाथ लगा दिया, तो अब दो वेक्टर पैरेलल हो गए हैं, और आराम से अब वो आपको अब इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक तीसरा आदमी आ जाए जो कि उधर से ढकेलने लगेगा, तो फिर आपका इफेक्ट कम हो जाने लगेगा, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। अब केस नंबर 2 देखिए। अच्छा भाई, वीडियो को पॉज करके आप इतना तो कम से कम नोट कर ही लीजिए, हैं, क्योंकि ऐसे इतना छोटे छोटे में लिखना ठीक नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम अब केस नंबर 2, 3 डिस्कस करेंगे। हम ये डायग्राम नहीं मिटा सकते क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है, ठीक है।
तो हम ये वाला हिस्सा मिटा रहे हैं सिर्फ। तो जब आप इसे नोट कर लेंगे, केस नंबर 2 देखिए आप। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज P परपेंडिकुलर टू Q, यानी एक अगर Q ऐसे लगा है तो फिर P ऐसे लगा है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऐसे जाएगा। अब ये क्या एंगल होगा, ये बात का मतलब फिलहाल। तो अब हम फिर लिखेंगे R इज इक्वल टू अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 डिग्री। और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया। तो ये आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो फिर उनका रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाएगा। केस नंबर 3 देखिए भाई, केस नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 3 यूजुअल केस है, ठीक है। दैट इज P एंटी पैरेलल टू Q, देखा ये सब बेसिक वेक्टर्स इसीलिए बताए गए थे। P एंटी पैरेलल टू Q, अगर P एंटी पैरेलल टू Q है तो फिर यानी एक होगा इधर तो दूसरा होगा इधर, ये P हुआ और ये Q हुआ, तब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम इफेक्टिव मैक्सिमम रिजल्टेंट है। एक चीज तो ये लिखना हम भूल ही गए, मैक्सिमम रिजल्टेंट। तब R की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 डिग्री। और मैं आपको बता चुका हूं cos 180 की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है, -1। तो ये हो गया अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, यानी अब ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक। तो ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, A माइनस B, और ये है मिनिमम रिजल्टेंट। मैंने आपसे क्या कहा था, 2 और 2 4 भी होंगे, 2 और 2 4 भी होंगे, और 2 और 2 0 भी होगा। ये देखिए, इसीलिए सब्सट्रैक्शन ऑफ दी वेक्टर आपकी बुक में दिया है, मैं उसे पढ़ा जरूर दूंगा, लेकिन वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का सीधा मतलब होता है कि दो वेक्टर्स अपोजिटिवली डायरेक्टेड हैं तो हम उन्हें एक में से दूसरे को अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर डालते हैं। यही बस वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मतलब है। अन्यथा वेक्टर सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअली डिफाइन नहीं होता। सब्ट्रैक्शन का मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर का एडिशन है। सब्ट्रैक्शन का मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर का एडिशन है, ठीक है। तो ये है मिनिमम रिजल्टेंट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बड़ा तीर मारा अगर आपने इसको समझ लिया तो, जान लीजिए। अब वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हम फिर इसे मिटाने जा इधर काम अब काम आएगा हमारा इधर वाला। जो हमारा ज्ञान बाकी है वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा। कृपया वीडियो को पॉज करके नोट करें और देखें। तो हम फट से इसको मिटा देते हैं। केस नंबर, अब ये वाला मिटाते हैं पहले, अगर देखते हैं अगर जगह बची। भैया कहो ये रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाता है। लेट R सबटेन एन एंगल अल्फा विथ P के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल। तो इन ट्राइंगल OCD tan अल्फा की वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, यानी CD अपॉन OD। तो CD की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? CD की वैल्यू आपने निकाली थी Q sin थीटा। तो यहां पर आप लिखेंगे Q sin थीटा, और OD की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? OA प्लस AD, OA प्लस AD। तो Q sin थीटा अपॉन OA की जगह पर P लिख दीजिए और AD की जगह पर Q cos थीटा लिख दीजिए। तो अल्फा tan अल्फा यानी एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द बेस वेक्टर, या जो लेटा हुआ वेक्टर है उसके साथ जो एंगल बना रहा है उसे आप क्या कहेंगे? ये एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला हो गया। ठीक है, tan अल्फा ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, R = √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, और रिजल्टेंट R एक वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो आपको ऐसे याद रखना। अच्छा, तुम्हें एक चीज और बताऊं, अगर मान लो कि ये एंगल इससे बना रहा होता तब फिर चीजें उलट जाती। तब यहाँ P sin थीटा आ जाता, और यहाँ Q + P cos थीटा आ जाता, P cos थीटा है। यानी tan बीटा की अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, P sin थीटा अपॉन Q + P cos थीटा। ये समझाने के लिए, अभी स्ट्रिक्ट सेंस में इसकी और भी बातें की जाएंगी। ये टॉपिक जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक आपको ये कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हम आपको अलग से एक शीट देंगे, और शीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको एक सोल्यूशन की वीडियो का सोल्यूशन भी मिलेगा। इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं मैं सोच रहा हूं सबके लिए अलग अलग आपको इंडिविजुअल वीडियो बनाकर दे दी जाए, ठीक है, ताकि आप इसे जब चाहे तब निकाल कर आराम से प्रैक्टिस कर सकें और मेथड समझ सकें कि जो प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं उनको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था आपका दूसरा लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे? अगला लॉ है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो तीसरा लॉ है।